हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्रुवी की नई नई शादी हुई होती है। ध्रुवी को उसकी सास जेठानी बहुत पसंद करती थी, लेकिन ध्रुवी की ननद को तो शांत घर पसंद ही नहीं है। तो वो प्रार्थना को उसकी देवरानी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। एक रोज ध्रुवी की सास सुमित्रा उससे कहती है, ध्रुवी बहू कहाँ है तू? जल्दी से इधर आ। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए क्या हो गया? बहू आज रात का खाना तुझे ही बनाना है और खाना अच्छा होना चाहिए। ये सारी बातें प्रार्थना और उसकी ननद पल्लवी सुन रहे होते हैं। पल्लवी अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके आई होती है और अपने मायके में ही रह रही थी। तभी पल्लवी प्रार्थना से कहती है, देखा भाभी आपने, आज तो आपको खाना बनाने के लिए कुछ बोला ही नहीं। माँ तो बस जब देखो अपनी छोटी बहू का नाम जपती रहती है। क्या दीदी, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। बस उसे रात का ही तो खाना बनाने को बोला है, इसमें कौन सा कुछ हो गया? मेरी प्यारी भाभी, अब हो ही इतनी भोली, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। मेरी देवरानी ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ था, तभी तो मुझे यहाँ आकर रहना पड़ा। दीदी, ध्रुवी ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे तो सब मैं ही सिखा रही हूँ। नई नई है अभी, तो उसे सब समझने में टाइम लग रहा है। मैं तो भाभी आपकी भलाई के लिए कह रही थी। आज उससे खाना बनवा रही है, कल को घर का पूरा काम उसी से करवाएंगी और घर भी उसी के नाम कर देगी। फिर मुझे मत कहना कि दीदी ये क्या हो गया तो आपके साथ। वैसे भी आप तो जानती ही हो माँ का दिल कितना बड़ा है। पल्लवी की बात सुनकर प्रार्थना उसकी बातों में आ जाती है और छोटी छोटी चीजें नोट करना शुरू कर देती है। साथ ही अपनी देवरानी को परेशान भी करती है। ध्रुवी रात में खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, तो प्रार्थना खाना खराब करने के लिए सब्जी में बहुत ही ज्यादा नमक डाल देती है। जैसे ही सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तो सुमित्रा खाना खाकर कहती है, अरे बहू, ये सब्जी में कितना नमक है? ऐसा लग रहा है सारा का सारा नमक इसमें ही डाल दिया। माँ जी पता नहीं कैसे ज्यादा हो गया, मैं तो हिसाब से ही नमक डाला था। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाना, बहू बाकी का काम कर लेगी। माँ जी थोड़ा सा ही तो काम रह गया है, कर दूंगी मैं। आप जेठानी जी को आराम करने दो। जब माँ जी कह रही है तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेती? या अभी से ही घर पर अपना हुक्म चलाना चाहती हो? ये कैसी बात कर रही हो जेठानी जी? मैं तो आपके लिए भले के लिए ही बोल रही थी। तुझे मेरे भले के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी माँ जी है मेरे लिए सोचने के लिए। बस बस, अब चुप हो जाओ दोनों और खाना खाओ। सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद प्रार्थना बचा हुआ काम करने के लिए किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पल्लवी आती है और कहती है, देखा भाभी कैसे माँ के सामने भली बन रही है, लेकिन आपने तो उसकी चलने ही नहीं दी। मुझे गुस्सा आ गया था, तभी मैंने माँ के सामने कह दिया था। हाँ भाभी, ऐसे ही ना आपको छोटी भाभी पर धौंस जमानी है, वरना तो वो कब आपके सर पर चढ़कर तांडव करने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर पल्लवी वहाँ से चली जाती है। प्रार्थना पूरी तरह से पल्लवी की बातों में आ जाती है। सुबह होती है। सुमित्रा दोनों को नाश्ता बनाने के लिए कहती है, लेकिन प्रार्थना ध्रुवी को मना कर देती है उसके साथ नाश्ता बनाने के लिए। और जब सुमित्रा प्रार्थना को किचन में अकेला काम करते हुए देखती है, तो कहती है, बहू मैं तो तुम दोनों को साथ में मिलकर खाना बनाने के लिए कहा था, फिर तू अकेले क्यों बना रही है? माँ जी, ध्रुवी आई और कहने लगी कि रात में मैंने अकेले ही खाना बनाया था, आप खुद नाश्ता बना लीजिए। अब तो मैं क्या करती, मैं बनाने लग गई। इस ध्रुवी की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ, मेरी बात टाल रही है, कल की आई। जाने दीजिए ना माँ जी, नहीं है अभी, कुछ दिन में सीख जाएगी। और रात को वैसे भी उसने अकेले ही तो खाना बनाया था, रहने दो, सुबह सुबह क्या ही बोलोगी आप। तू बना ले, और अगर फिर अभी ऐसा हुआ ना तो मुझे बता दियो, इसे तो मैं बताऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। ध्रुवी प्रार्थना की इन चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी। प्रार्थना पल्लवी के इशारों पर नाच रही होती है। जैसा पल्लवी कहती प्रार्थना वैसा ही करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
और पता चलता है कि ध्रुवी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही पल्लवी प्रार्थना के पास जाती है और कहती है, भाभी सुना आपने, छोटी भाभी प्रेग्नेंट है। अब देखना कैसे यह आपसे आपकी सत्ता छीन लेगी। 4 साल से जो आपने घर को संभाल रखा था ना, अब सारा घर उनके कब्जे में हो जाएगा। अब आप घर में बस एक नौकरानी बनकर रह जाएंगी, बस काम करने के लिए। मुझे भी यही लग रहा है। जैसे ही माँ को ये पता चला कि ध्रुवी प्रेग्नेंट है, वैसे ही माँ 7वें आसमान पर पहुँच गई थी। जैसे ही ध्रुवी के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है, सुमित्रा ध्रुवी का खास ख्याल रखने लगती है। इस बात से प्रार्थना बहुत ज्यादा चलना शुरू कर देती है। शुरू में तो प्रार्थना ने ध्रुवी को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन अब प्रार्थना को ध्रुवी फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। एक दिन तो पल्लवी देवरानी और जेठानी में इतनी आग लगा देती है कि दोनों झगड़ा शुरू कर देती हैं। जो कुछ भी हो रहा था वो सब सुमित्रा देख रही होती है और कहती है, प्रतिभा बहू और ध्रुवी बहू दोनों की दोनों अभी के अभी शांत हो जाओ, वरना तुम दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, आप तो मुझे चुप करवाएंगी ही ना। ये तो आपके वारिस को जन्म देने वाली है, इसके तो आप एक एक बात मानती हो। मैं 4 साल से जो आकर इस घर की देखरेख कर रही हूँ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मुझे सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। इस समय सारी गलती सिर्फ पल्लवी की है। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी बेटी मेरी कैसे हो सकती है। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो बल्कि मेरी आंखें खोल दी है, वरना मैं तो ध्रुवी की किसी भी चाल को समझ ही नहीं पाती। माँ जी, जेठानी जी मुझे इतना परेशान करेंगी तो मैं भी तो उनसे बदले में कुछ करूंगी ही ना। अब मैं इतनी दूध की धुली हुई भी तो नहीं हूँ ना कि इन्हें ऐसे ही जाने दूं। तुम दोनों चुप हो जाओ। ये पल्लवी है ना, सुधरेगी नहीं, इसने ही तुम दोनों के बीच में आग लगाई है। माँ, आप बार बार मेरा नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब तो खामखाहे मुझे सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हो। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में तू ही आग लगाती है? तू ही प्रार्थना को भड़का कर आती रहती है रात दिन, तभी तो वो तेरी छोटी भाभी पूर्वी को परेशान कर रही है। माँ, मैं तो सच कहती हूँ। दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात। दीदी, आपको शर्म नहीं आई? एक तो आप अपने ससुराल में झगड़ा करके यहाँ आकर रह रही हो, ऊपर से इसी घर को तोड़ने में लगी हुई हो। भाभी, आप ज्यादा बोल रही हो। ये मेरा घर भी है। आपका ही घर है तो क्या मतलब है? आप कुछ भी करेंगी। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए जेठानी जी। और मेरा मानना तो आजकल की भाभी और ननद को शादी के बाद घर में 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती, और यहाँ मैं और जेठानी जी आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही घरों में आग लगाती है, इसलिए तेरा भी घर नहीं बसा। अपने घर से हर बार झगड़ा करके यहाँ रहने आ जाती है। तेरी ऐसी ही हरकतों की वजह से मैंने तेरी शादी जल्दी कर दी थी, लेकिन तू अभी भी मेरी ही छाती पर मूंग दल रही है। दीदी, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे तो लगा आप मेरी भलाई के लिए मुझे समझा रही हैं, लेकिन आप तो मेरे पीठ पर ही छुरा घोंप रही है। ध्रुवी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बिना किसी वजह इतना परेशान किया। जेठानी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर प्रार्थना अपनी देवरानी को गले लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है। सुमित्रा दोनों को आशीर्वाद देती है और अंदर चली जाती है, लेकिन पल्लवी अपनी माँ और भाभीियों की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती और उसे पछतावा होता है, और वो तभी अपनी दोनों भाभीियों से माफी मांगती है। दोनों भाभीियों से माफ भी कर देती है। दोनों भाभीियों के समझाने के बाद पल्लवी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है और आग लगाने का काम भी छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।